दोस्तों मैं हूं राज सोम और आप देख रहे हैं राज सोम स्टडी पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं मैथ्स CTET का क्वेश्चन पेपर। तो इसको चलिए ज्यादा देरी न करते हुए सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा गया है गणित का प्रश्न पत्र और आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको 7 जुलाई, ठीक है ना, 7 जुलाई 2019 का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। उसमें आए हुए ये प्रश्न हैं और उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। लिखा गया है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित यानी कि जो बच्चे न देख पाए, न देखने वाले यानी अंधे जो होते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, ठीक है, यानी कि आप अपनी कक्षा के, तो आप तो खुद ही शिक्षक हैं, तो क्या आप अपने से भी बेहतर किसी शिक्षक के पास भेजेंगे? ये काम नहीं करना है। उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, ये कुछ हो सकता है लेकिन इसके आगे की और भी देखी जाए, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। लिखा गया है कि उन्हें, किसको? उन बच्चों को, उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठा करके, ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन शिक्षण अधिगम के वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, यानी कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जितने साधन होते हैं उन साधनों का प्रयोग करके आप उन बच्चों को और भी आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो यानी इसका सबसे सटीक जवाब डी वाला होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे, इसका डी वाला सटीक जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि कक्षा 3 के छात्रों ने 16 और 25 का गुणन इस प्रकार किया। कैसे? 16 गुणे 25 यानी 8 गुणे 2, 5 गुणे 5। तो ये इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का प्रयोग किया? भाई किस नियम का प्रयोग किया? 4 ऑप्शन है। पहला है पुनरावृत्ति नियम, ठीक है। दूसरा है प्रतिलोम गुणन सिद्धांत, तीसरा सी है वितरण सिद्धांत और डी है साहचर्य। तो इसका छात्र ने गुणन का किस नियम का प्रयोग किया? तो उसने किया साहचर्य सिद्धांत का प्रयोग, ठीक है। इसका डी वाला सही जवाब होगा। देखिए ये तो रहे मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चंस। अभी आने वाले आगे के क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इनको देख लिया जाएगा एक नजर। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? क्या निम्न में से, इनमें से चारों में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो ए है संरक्षण, बी है मापन, सी है वर्गीकरण और डी है वर्ग समावेश। तो इसका सही जवाब मापन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये तो सही है। एक संख्या जो विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि दोनों इसके शुद्ध हैं। जवाब देखिए, ए बी शुद्ध है, ए अशुद्ध है, ये गलत है। ए और बी दोनों शुद्ध हैं, ये सही है। ए और बी दोनों अशुद्ध है, ये भी गलत है। ए शुद्ध और बी शुद्ध, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी वाला सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? इनमें से गणितीय प्रक्रम कौन सा नहीं है? कंठस्थ करना। कंठस्थ करना का मतलब होता है याद करना, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब? याद करना। तो एक बात बताइए, क्या गणित को याद करके आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। तो इसका सही जवाब ए वाला ही हो जाएगा, बाकी सब छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक लिखा गया है ए, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर के कितने संतरे हुए? एक तो ये बात हुई। दूसरी लिखी गई है कि एक 9,950 वाली मोबाइल फोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है?
तो इसके लिए सही कथन चुनना है। लिखा गया है दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, ये बात गलत है। दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखा जाए, आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है ए योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन। ये नहीं, ए जो होता है वो योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है वहां पे, और जो बी है वो योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही जवाब है। 37 वाले देखते हैं। 37 वाले को लिखा गया है कि पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, जो जिन पियाजे हैं, प्रोफेसर जिन पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। ठीक है, भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये नहीं है। लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, ये भी नहीं है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, ये कुछ सही हो सकता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान की, ये भी गलत है, यानी इसका जो सबसे सही जवाब है वो सी वाला होगा। आगे लिखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है, यानी 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। ठीक है, 25। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकेगा। क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, ये नहीं होगा। क्षेत्रफल गुणनखंड होगा, उसके बाद परिमाप होगा। कहां लिखा गया, डी वाला ऑप्शन इसका सबसे सटीक होगा। लिखा गया है कि 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, प्रश्न हल करने का कौशल निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में है। ठीक है ना, तो सबसे उसमें क्या है, विवेचन करना, फिर चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, यानी कि चर x y z ऐसे मान करके कहते हैं ना, तो उस तरीके से अगर क्वेश्चन हल करते हैं तो ये कौशलता को दर्शाता है आपके। 39वां हो गया। 40वां क्वेश्चन लिखा गया है कि वान हेले के स्तर जिस कवासी की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है, वो क्या है, ज्यामितीय चिंतन। सही जवाब होगा। 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। छात्रों की, ये गलत होगा, ये कठोरता देने वाली नहीं होनी चाहिए। छात्रों की प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का ऑप्शन देखते हैं। बी हो गया। सी ऑप्शन क्या है, आपके सामने है। छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, 41वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, ये सटीक होगा। कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, ये गलत है। 2 दशमलव वाली संख्या के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.5 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित होगा। ये ग्राफ पेपर वाला होगा, बी। अगला आगे देखा जाए, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो इसका सबसे सही जवाब यही होगा, डी वाला। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा गया है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं। कितने, आधे छात्र, यानी 1/2 छात्र क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और 1/8 छात्र जो होते हैं वो टेनिस खेलते हैं। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी जितने वो तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या, यानी ये संख्या कितना है, 160 है, यानी 1/4 जितने बच्चे हैं उनमें एक भाग जो बच्चा है वो 160 है। ठीक है, वो वॉलीबॉल खेलने वाले हैं, यानी पूरे बच्चों का। तो पूरे बच्चे कितने हो जाएंगे, अगर एक बच्चा 160 होता है तो 4 बच्चे 16 चौका 64, यानी 640 बच्चे होंगे।
तो कितने छात्र शतरंज खेलने जाते हैं? तो शतरंज के लिए कितने छात्र हैं? 1/16। तो टोटल छात्र 640 हैं, तो 16 छात्र कितने होंगे? 16 का भाग दे दीजिए, 16 चौका 64, यानी कि 40 छात्र। 40 छात्र क्या है? शतरंज खेलने जाते हैं। इसका ऑप्शन सी वाला सही हुआ। लिखा गया है कि 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश है? तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, जो आ रहा है इसमें ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 75/4, यानी कि चतुर्थांश किसका निकालना है? 75 का। तो इसका 75 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 नंबर के क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। लिखा गया है अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। योग करने पर अच्छा अधिकतम संभव संख्या पूछी जा रही है। अधिकतम संख्या तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अधिकतम सबसे ऊपर लिख दीजिए 8, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 7, ठीक है, 8, 7, फिर यहाँ पे लिखिए 6, फिर क्या आ रहा है 4, फिर यहाँ पे लिखिए 3 और यहाँ पे लिखिए 2, ठीक है। सबको ऐड कीजिए, कितना? 3, 2, 5, इसमें 5 किसमें है? इसमें है। 6, 4, 10 और 8, 7, 15, 16, यानी कि 1605 इसका सही जवाब होगा, डी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आगे देखा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। अच्छा, डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई, यानी पत्र का भार 20 ग्राम अगर पत्र होगा तो और उससे कम पे 5 रुपए, ठीक है। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम पे 2 रुपए लगेगा। पार्सल का भार अगर 50 ग्राम है तो 5 रुपए, या उससे कम भी है तो 5 रुपए लगेगा। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम पे, यानी 50 ग्राम से अधिक होने पर पहले का 50 रुपए और बाकी का 3 रुपए लगेगा। चलिए देखिए अब क्या होता है। 2 पार्सल क्रमशः भेजती है 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम का पार्सल का क्या लगेगा? पहले तो 50 ग्राम का लगेगा 5 रुपया, बाकी क्या हुआ? 200 ग्राम का, पहले का तो 50, बाकी का जो 200 ग्राम लगाइए, और ये है ना 300 ग्राम, तो इसका भी तो वही लगेगा 50 ग्राम का पहले, तो पहले इसका भी 5 रुपए निकाल दीजिए। अब इसमें बच्चा 5 और इसमें 4, यानी 9 जो है, तो 9 गुणे 3, तो 27 रुपए इसका लगेगा, और 5, 5, 10 रुपए इसका लगेगा, यानी कि इनके टोटल लगेंगे 37 रुपए। आगे बढ़ा जाए। 20 ग्राम का उनका एक पत्र है, तो 20 ग्राम के पत्र का कितना लगेगा? 5 रुपए, इसको जोड़ लीजिए। फिर एक और पत्र, 2 पत्र है ना, तो फिर 20 ग्राम का कितना लगेगा? 5 रुपए। अब उसके बाद लिखा गया कि 35 ग्राम में 20 ग्राम का 5 रुपए, और फिर बाकी बचा 15 रुपए, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम का अगर मान लीजिए कि फिर आगे का बच रहा है ना, तो प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम पर, ठीक है ना, तो यानी 20 ग्राम रहे या फिर उससे कम रहे, उनके लिए फिर कितना लगेगा? 2 रुपए। इसको भी ऐड कर दीजिए, तो 5, 5, 10 इसमें ऐड कर दीजिए, और फिर 2 रुपए और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 37, 10, 47, यानी 49 रुपए, ठीक है। तो इसमें का जो सही वाला जवाब होगा कौन सा होगा? बी वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 2 पार्सल है, तो आपको पहले पता है पार्सल का भार अगर 50 ग्राम रहे तो 5 रुपए, इसमें से 50 ग्राम निकाल दीजिए, तो इसका कीमत हो गया 5 रुपया। 200 ग्राम बच रहा है, उस 200 ग्राम को 3 के हिसाब से निकालेंगे आप, तो उस 200 ग्राम को अगर 50-50 के हिसाब से निकाला जाए तो आपके पास आएगा 4 ठो 50, और इस 300 में से भी एक 50 निकाल दीजिए, तो बच्चा आपके पास, तो एक 50 निकालेंगे तो उसका 5 रुपए लगेगा, अब बाकी जो 5 50 बचेंगे उनका 3 रुपए लगेगा, तो 5 50 ये हुई, तो 5 4 9 50, और 9 50 का जो कीमत 3 के अनुसार से लगेगा, तो 9 3 27, इसीलिए इसको मैंने लिखा 27, और ये 10 रुपए आपके इसमें ऐड कर दिए गए, तो ये टोटल हो गया आपका 37। अब जब ये 37 हो गया, तो इसके लिए भी हमने क्या किया? 20 ग्राम का आपके पास पता है कि 5 रुपए है, तो उसको मैंने एक बार लिख दिया 5 रुपए यहाँ पे। इसमें 35 ग्राम में 20 ग्राम दूसरा, फिर जो उसमें का भी 5 रुपए लगेगा, उसको भी मैंने 5 रुपए कर दिया। अब अगला जो है
15, तो आपको पता है कि उसके अतिरिक्त 2 रुपए लगेगा, तो उसको भी मैंने 2 कर दिया। तो इस 5 को 10 कर दिया और फिर 2 का ऐड कर दिया, तो आ गया आपको 50 ग्राम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा लें। देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही 50 में से घटा दी जाती है। मान लीजिए 50 में एक संख्या जो जोड़ी जाती है वो x जोड़ी जाती है और x को ही क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। मतलब 50 में से उसे x को ही घटा दिया जाता है। तो कितना आ रहा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा आपका 100। इसका सही जवाब क्या होगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा गया है कि नई दिल्ली, ठीक है ना, इसको मिटा दूं पहले, नहीं तो अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। लिखा गया है कि नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी, अच्छा समय सारणी को पढ़िए, उसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे। देख लीजिए, नई दिल्ली कब जा रही, 15:55 पर, ठीक है, और नागपुर पहुंच रही है 5:25 पे। तो यहां से 24, जब इसमें 24 बज जाएंगे तो 15 से और 24 बजने में कितना टाइम बच रहा है, इसमें का 5 बच रहा है। ठीक है, तो ये 16 बज जाएगा और 16 यानी कि ये 16 हो जाएगा और 16 8, यानी कि 8 घंटे 5 मिनट लगेंगे आपको नई दिल्ली से नागपुर पहुंचने में। क्या बोल रहा है, ये गलत है। भोपाल से चेन्नई की यात्रा करने का समय 21 घंटे 40 मिनट। ये भोपाल है, भोपाल से निकलती है 12:05 पे और चेन्नई पहुंचती है 20:45 पे। तो ये 12 से ये तो पहले ही 20 हो जाएगा, यानी कि इसमें लगेगा 20 घंटे और 45 और 5 मिला लीजिए, 5 पे निकलती है और 12:45 पे पहुंचती है। ठीक है, तो यानी कि 20 घंटे 40 मिनट। कितना लगा है, 21 घंटे 40 मिनट। ये भी गलत है। भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय, तो भोपाल से कब निकलती है ये गाड़ी, देख लीजिए, भोपाल से निकलती है 12:05 पे और उसके बाद से फिर कहां पहुंचती है, विजयवाड़ा। ठीक है ना, विजयवाड़ा पहुंचती है 14:15 पे और समय 13 घंटे 10 मिनट बता रहा है ये। देखिए 15, ठीक है, तो 15 से और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, 14 आ रहा है। तो आपको पता है 15 से अगर 15 बताता तो वैसे ही 24 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे नियर अबाउट 22-23 घंटे के आसपास लग रहा है टाइम, लेकिन इसमें बताया क्या जा रहा है, सिर्फ 13 घंटे। तो ये गलत है। नागपुर से चेन्नई की, ये बचा है तो इसी को सही मार दीजिए, वैसे भी इसको देख लेते हैं। नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है। नागपुर से चेन्नई, नागपुर से निकलती कब है गाड़ी, 5:35 पर और चेन्नई पहुंचती है 20:45 पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 10 मिनट तो पहले निकाल दीजिए और 5 में निकलती है ना, तो 5 से और 20 टाइम कितना बोल रहा है, 15 घंटे। सही है, तो 20 में से 5 को घटा दीजिए, आप आ जाएगा 15 घंटे 10 मिनट। सही जवाब इसका डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है। देख लीजिए भाई, कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित कर रही है। देखिए 30.5, 3.50। देखिए इसके अलावा ये भी है एक सामने, यानी बी वाला सबसे सटीक लग रहा है। उसके अलावा भी देखा जाए नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इसका बी वाला सही होगा। देख लीजिए, आपको पॉज करके देखना है तो। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, ठीक है ना, यानी कि 5300 ग्राम बादाम, उसके बाद 2100 ग्राम किशमिश, तो इसको लिख दीजिए 2100 ग्राम किशमिश, और 2200 ग्राम काजू, कर दीजिए 2200 ग्राम काजू को मिला दिया और इस मिश्रण के बराबर 2 दर्जन, यानी 2 दर्जन का मतलब 24, ठीक है ना, 24 पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है, तो इन सभी को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9600 ग्राम का 24 पैकेट बनाएंगे तो एक पैकेट में कितना आ जाएगा, 400 ग्राम, ठीक है ना। 9600/24 करेंगे तो 24 चौका 96, 400 ग्राम बनेगा। सही जवाब इसका 400 होगा।
आगे बढ़ते हैं। एक बीकर के 3/7 भाग, बीकर कितना है 1, और इसमें कितना भाग भरा है 3/7, यानी बचा कितना है 4/7 भाग। ठीक है, ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर, कितना 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। ठीक है, तो बीकर की धारिता क्या है, बीकर की धारिता क्या है, तो 4/7 भाग बचा हुआ है, और इसका 3/7 भाग बचा हुआ है, तो इसका जो 4 भाग है वो है 16 लीटर, यानी 4 भाग में 16 लीटर भरा जाएगा। तो 4 भाग का मतलब कि जब 16 लीटर भरा जाएगा, ठीक है, तो 1 भाग का मतलब कितना आएगा, ठीक है ना, 4 भाग यानी 16, तो 1 भाग आएगा 4 चौका 16, यानी 1 भाग 4, ठीक है, तो 3 भाग कितना, 4 3 12 और 16 भाग ये 12 16 कितना हो जाएगा 28 लीटर, 28 लीटर का बीकर है वो। आशा घर के खर्चे में कुछ कम रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। अच्छा, प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए और बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। ठीक है, टोटल कितना बचा ली 150, 8 5 13, यानी 130 रुपए, और ये 230 रुपए बचा रही है। फिर क्या होता है, तथा रविवार को लो इसमें से 60 रुपए खा भी जा रही है। बताओ, ऐसा बचाने वाला इंसान भी है। ठीक है, यानी कितना 170 रुपए होगा। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह का, 5950, तो इसमें 5950 में 170 का भाग दे दीजिए, 5950 में 170, इसका भाग देंगे, इससे ये कट जाएगा 5950, अब बचा 17 51, 17 51 और 17 25 85, यानी कितना 35 सप्ताह लगेंगे इसको। डी वाला इसका जवाब सही होगा। मिटा लिया जाए कुछ, आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है अगला क्वेश्चन कि मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3 4 6 का सर्वगुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो वो संख्या कौन सी, 9 गुणनखंड है, तो पहले 2 अंकों की सम संख्या, तो 2 अंकों की सम संख्या है, ये भी है, ये भी सभी है। आगे है इसका सही जवाब 36 होगा। देखिए कैसे, 3 4 ठीक 6, यानी 2 से भी कटेगी, 9 गुणनखंड है ना, 2 से भी कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से, 6 से, फिर 12 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, फिर 14 से नहीं कट रही है, 18 से भी कट रही है, और 36 से भी कट रही है। ठीक है, तो कितने हो गए 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 3 4 6 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक, 12 3 36, 18 दूनी 36, और 1 से भी घट रही है। ठीक है, इसके कुल कितने गुणनखंड है 9। आगे देखिए, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो यानी कि P1 कितना है 10 है, P2 दुगनी कर दिया जाए यानी 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, नॉर्मल बात है। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सम्मिलित है, क्षैतिज भी है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्षैतिज भी है, तो ये डी है, यानी x। लिखा गया है कि 11 0 11 2 है तो रिक्त स्थान में संख्या बताइए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है कि प्रत्येक की घात 2 कर दीजिए। कितना है 1 2 3 4 5 है ना, तो यानी कि 2 की घात 4 से और 0 तक जाएगा। ठीक है, तो 2 पे घात क्या करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 2 पे 4 यानी 1 गुणे 2 पे 4, उसके बाद प्लस 1 गुणे
2 पे 3, फिर प्लस 0 गुणे 2 पे 2, फिर प्लस 1 गुणे 2 पे 1 और फिर प्लस 1 गुणे 2 पर 0। कितना आ जाएगा 2 पे 4 घात का मान 16 प्लस 8, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 16 8 24 3 27, यानी इसका सही जवाब होगा डी। सॉल्व कर लीजिए। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए छात्र को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना है, ये सही है भाई, ठीक है। और भी देखा जाए ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगला ऑप्शन लिखा गया है, थोड़ा सा छुप रहा है तो सामने लाया जाए। लिखा गया है ठोस पदार्थ लेकर, कहां भग गया भाई, हाँ लिखा गया है कि ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, ठीक है, ये भी सही है। बी वाला भी। चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र, ये तो सभी दिखा, अच्छा इन्हीं को देख करके इनको बताना है भाई, ठीक है ना। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या आप करेंगे कि ठोस पदार्थ लेकर उससे चतुर्थांशों में बांटेंगे, बी वाले को कर लीजिएगा, उसके बाद से सी वाले को, ठीक है, और फिर अपना चित्र प्रदर्शित करके बच्चों को समझाइएगा। ए वाला आसानी से हो जाएगा इसमें। देखिए 72 गुणे 28, 36 गुणे 2 कर दीजिए पहले, और 4 गुणे 7, तो रिक्त स्थान की संख्या 7 का गुणज है, देख लीजिए। एक सम संख्या है ना, और 56 का गुणनखंड, 56 का गुणनखंड है 7, यानी ए डी और ई, इसका जो होगा वही सही जवाब होगा। देखिए ए डी नहीं, ए डी और ई, यानी कि इसका जो बी वाला होगा वो सबसे सटीक होगा। तो इस प्रकार से आज के प्रश्नों का यहाँ पे होता है समाप्ति। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ।